नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर भारत के कुछ विपक्षी दल भी अब सरकार के स्टैंड पर साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। वो भी तब जब अभी इसी महीने आए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। महाराष्ट्र चुनाव में एक ही नारा आपको याद होगा, सबसे ज्यादा मशहूर था, सबसे ज्यादा जिसका सिक्का चला था, और वो था एक है तो सेफ है। ये नारा जब पहले गढ़ा गया था, बटेंगे तो कटेंगे, तो जिस परिप्रेक्ष्य में इस नारे को बोला गया था वो बांग्लादेश का ही था। बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देखिए, पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें भी याद रखने की जरूरत है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है। अब क्या यह महज संयोग है कि महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद वो सारे विपक्षी दल जो अभी तक बांग्लादेश पर चुप्पी साधे हुए थे, अब वो भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठा रहे हैं बल्कि रैली भी निकाल रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो तुरंत कुछ कड़े कदम उठाए। देखिए, बात किया है ना, सिर्फ बांग्लादेश का बात नहीं, आप पूरा वर्ल्ड में देखिए, जहाँ ब्लैक है व्हाइट उन लोग के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं, जहाँ कल्चरली माइनॉरिटी है उसके ऊपर वहाँ का जब मेजोरिटी है कैसे करते हैं, जो लैंग्वेज जिसका है, जो कास्ट का है, रेस का है, जाति का है, जो जहाँ जहाँ जो भी माइनॉरिटी है वहाँ का मेजोरिटी के वहाँ पे दबाव रहा। एक तरफ जहां मोदी और योगी पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी ये पूछ रही है कि राफा और संभल पर हंगामा करने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आईएनडीआई के सारे नेता को क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता दिखाई नहीं दे रही? जिस तरीके से उन्होंने फौरन गाजा फिलिस्तीन के ऊपर लेख लिखे थे, ट्वीट किए थे, संभल जाने की बात की थी, उसी तरह बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर वो मुखर क्यों नहीं हुए? राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता जहां हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। ये घमासान भारत में इसलिए मचा है क्योंकि बांग्लादेश में कई घटनाओं से ये अब साफ हो गया है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों को खुलकर टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के किशोरगंज जिले के भैरव शहर में एक हिंदू परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई। उन चारों मृतकों में एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल है। दूसरी तरफ चटगांव इस्कॉन से जुड़े एक संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस्कॉन को कट्टरपंथी बताया और उसे बैन करने की मांग की। हालांकि हाईकोर्ट सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाने से फिलहाल उसने इनकार कर दिया है और ये कहते हुए सरकार के पाले में गेंद फेंक दी है कि अंतरिम सरकार और स्टेट अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, इसमें स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है। उधर कट्टरपंथी गुट जमात ने बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को बंद करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। शिवचर के इस्कॉन मंदिर को तो कट्टरपंथियों ने जबरदस्ती बंद भी करवा दिया। तो ऐसे में आज के प्रश्न है बेहद सीधे, क्या महाराष्ट्र के नतीजों के बाद हिंदू वोटों को ध्यान में रखकर ही बांग्लादेश के खिलाफ सरकार के साथ अब आखिरकार विपक्ष खड़ा हुआ है? क्या बांग्लादेश के मुद्दे पर पूरा सदन एक साथ होगा? इस वक्त अड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं वीएन दास, निदेशक इस्कॉन कम्युनिकेशन के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगी, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, गिरीश शर्मा सचिव सीपीआई और मेहरुद्दीन रंगरेज प्रवक्ता एआईएमआईएम के। सिद्धार्थ यादव, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, लगातार आप कह रहे थे कि विपक्ष चुप है, विपक्ष की चुप्पी पर आप सवाल उठा रहे थे। अब तो देखिए, शिवसेना, यूबीटी, प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि जो हो रहा है बहुत जघन्य है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस ने तो कलकत्ता में मार्च भी निकाला। देखिए पद्मजा जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं घटी हैं इतने महीनों से, अपेक्षित तो ये था कि हमारा देश एक स्वर में और सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर के उन घटनाओं की निंदा करें, पर कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी और उन राजनीतिक मजबूरियों के चलते कुछ पार्टियों ने शायद गाजा पर अपनी टिप्पणी करना, हमास पर टिप्पणी करना अति महत्वपूर्ण समझा, पर बांग्लादेश में होने वाली हिंसा पर कुछ भी बोलने से वो कहीं ना कहीं कतराते दिखे। समय बदलता है और समय के साथ
हो सकता है कि सीख भी आए। मैं तो अगर ये सीख गए हैं और अगर मात्र ये लोग पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए ये नहीं देखना चाहते कि शायद हम भी कुछ आजमा करके देख लें, मैं इसका स्वागत करता हूं। सभी पार्टियों को करना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। कोई एक स्टेट उनकी यूनिट कहीं पर अगर उसको निकाल सकती है तो क्या दबाव है ऐसा कि सेंटर के उनके नेता इस बारे में नहीं बोल सकते? क्या दबाव है कि स्टेट यूनिट को तो लगता है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है वो गलत है, पर केंद्र का नेतृत्व किन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है कि वो एक शब्द इस पर नहीं बोल पा रहा। खैर, ये प्रश्न दूसरे हैं। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो देश की जनता उनके साथ खड़ी है, बांग्लादेश के हिंदूज के साथ, माइनॉरिटीज के साथ खड़ी है, और देश की जनता का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी सरकार कि जिस प्रकार से स्टेटमेंट्स और एक्शन वहां पर देखने को भी मिल भी रहा है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कंसर्न्स को सामने रखा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने कंसर्न्स को सामने रखा है, मैं मानता हूं कि वो देश के एक जो मन है, देश का जो मानस है, उसका रिफ्लेक्शन है। गिरीश शर्मा जी, क्या हुआ? ये महाराष्ट्र का असर है क्या कि अचानक बांग्लादेश याद आ गया? 4 महीने लग गए, 5 अगस्त के बाद ही हिंसा शुरू हो गई थी और अब जाकर नवंबर में कुछ पार्टियां जागी हैं, ट्वीट कर रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं, रैलियां निकाल रही हैं। क्या बदल गया 4 महीनों में? गिरीश शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है गिरीश जी के पास भी आवाज नहीं जा रही है। मेहरुद्दीन रंगरेज, 4 महीने बाद ये पता चल रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है। देखिए, जिस दिन ये पहली घटना लेकर आई थी, जब हमारे देश में इस बात पर चर्चा हुई थी, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तुरंत उसको कंडेम किया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदुस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो। मगर जिस तरीके से एक पैटर्न बनाया जा रहा है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, इतनी घटना इतनी वहाँ पर इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर बताई और बड़ा चढ़ाकर यहाँ बताई जाती है। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ के आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या हो रहा है जिसको लेकर के हमें चिंतित नहीं होना चाहिए? लोगों के घर जला दिए, मंदिरों पर हमला कर दिया, लोगों की हत्या हो रही है, कैमरे पे लोगों को पीटा जा रहा है, कैमरे पे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं को ढूंढो, उनको एक एक करके काटो। अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है सर? देखिए मैडम, अगर कोई इस तरीके की बात तो हमारे हिंदुस्तान में भी रोजाना होती है, और जो साधु संत हैं, बता दीजिए कहाँ होती है जाने माने साधु संत हैं, नहीं, ऐसी चीजें आप ऐसे ही नहीं बोल सकते ना कि हिंदुस्तान में भी ये होता है। कहाँ होता है सर? कहाँ होता है कि जहाँ सड़क पर चलते आदमी को पकड़ करके मार दिया जाता है सिर्फ क्योंकि वो हिंदू है? कहाँ पर किसी के मंदिर में घुस करके चोरी की जाती है, मंदिर को तोड़ दिया जाता है? नहीं मैडम, आप देख ही नहीं रही हो कि आप लिंचिंग आपको नज़र नहीं आती, आपको लोग नज़र नहीं आते, ट्रेन में सेफ नहीं, मुसलमान आज रोड पे सेफ नहीं है, आज उनके धार्मिक स्थान सेफ नहीं है, आज उन पर हमला हो रहा है। तो ये क्या मतलब, इस देश में हो क्या रहा है? तो इस तरीके का माहौल अगर बना रहे हैं लगातार इन सब चीज़ों पर, और जो है आप लगातार वहाँ पे जो वीडियो आई थी जब पहले हमारी डिबेट हुई, तो उसमें दिखाया गया, जो बताया कि ये पूर्व क्रिकेटर थे लिटिन दास, उनके घर को जलाया गया। मगर जब बाद में वहाँ पे जो फैक्ट चेकर हुआ तो वहाँ पे पता लगा कि वो तो मुतीजीबुर रहमान का जो पूर्व कप्तान थे बांग्लादेश के, उनका घर था। कई सारी वीडियो फुटेज जो है जो बाहर से आती है वो हो सकती है झूठी हो, कोई उनकी प्रामाणिकता। तो एक वीडियो आपको याद आया, आपको पता है ना कि खुद बांग्लादेशी मीडिया ने ये रिपोर्ट छापी है कि कम से कम 56 हमले सिर्फ अगस्त और सितंबर के महीने में हुए हैं हिंदुओं के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनके मंदिरों के ऊपर। आज का जो वीडियो सामने आया है, किस तरीके से चटगांव में इस्कॉन के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, वो आपको याद नहीं रहेगा। आपको एक लिटॉन दास का, और उस वक्त आपको याद होगा सर, इस तरह की अराजकता फैली हुई थी कि शायद कुछ एक खबर गलत हो गई होगी। पर ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, मुझे लगता है कि आपको शायद ये वीडियो देख के भी लगेगा कि इससे बुरी हालत तो भारत के अंदर है। एक बार दिखा देते हैं किस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। It's
सिद्धार्थ यादव, मेहरुद्दीन रंगरेज कह रहे हैं कि ये तो हमारे देश में भी आए दिन होता रहता है, रोज ऐसे नारे मुसलमानों के खिलाफ भी लगते हैं। देखिए पद्मजा जी, ये दो फोल्ड्स पे गलत है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के अंदर हैं, जो एक स्वर में तो कहती हैं कि बैरिस्टर साहब ने कहा था कि जो हुआ वो गलत है, पर हो ही नहीं रहा है, तो गलत क्या होगा? यही तो कहा भी रंगरेज साहब ने। उन्होंने कह दिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है, पर जो आप बता रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा है। आप बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। क्या बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं? वहां के पुलिस कमिश्नर आकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा आतंकी माना जाएगा, कहने वाले को हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये हम गलत बता रहे हैं। आज हमारी देश की सरकार ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने देश की संसद पर, देश के पटल पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर फैक्ट्स दिए हैं कि कहां कहां पर घटना हुई, किस किस पर हमने उनकी सरकार को कॉल अपॉन किया। हम इसको गलत बता रहे हैं? अरे डोनाल्ड ट्रंप बोल सकते हैं, उनकी अभी जो रिजीम चेंज हुआ है, उनका जो नए राष्ट्रपति बने वो बोल सकते हैं, उन्हें एक्नॉलेज किया है कि कई जगहों पर ऐसी घटना हुई है, पर असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोल सकते, हाजी रंगरेज नहीं बोल सकते। इनकी प्रॉब्लम दूसरी, ये पहला फोल्ड गलत है पद्मजा जी। और दूसरा, ये जो फॉल्स विक्टिमाइजेशन है, अपने देश को गलत छवि में दिखाना। हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहां हो रही हैं? या तो आप उन घटनाओं के बारे में नहीं जानते, या फिर आप मात्र झूठ और प्रपंच की राजनीति करते हैं। कहां हो रही है हमारे देश में घटना? क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्या हमारे देश के अंदर मस्जिदों को लूटा जा रहा है? वहां पर मंदिरों में लूटा जा रहा है, घरों में जाकर के लोगों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है। इसलिए सुनिए सिद्धार्थ भाई, मत करिए हाजी रंगरेज साहब, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। देखिए मैडम, मैं जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा था, ये आप सुनना नहीं चाहते। जब इतनी बात हो गई, जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो बांग्लादेश की जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उसको हम अपने देश में क्यों रख के बैठे हैं? क्यों टैक्स पेयर के पैसे से उसको जो है डेकोरम दिया जा रहा है, उसके लिए सारी चीज़ की सुविधाएं की जा रही है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब मोदी जी पूरे विश्व के नेता आप जो है उनको मानते हैं, देखिए एक मुसलमान महिला, मैं तो कह रहा हूँ अखंड भारत बना लीजिए, जोड़ लीजिए उसे भी हिंदुस्तान में, कि वो उनके परिवार की बहुत करीबी मित्र नहीं है, किसी और देश ने उनको पनाह नहीं दी। ये वही हिंदुस्तान है जिसने उस मुसलमान महिला को सुरक्षित आज तक रखा है, और अब आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, आज आपने जाकर के इस्कॉन मंदिर में आप जाकर के मिले, इससे क्या कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की? दीजिए बोलने के लिए। एक सेकंड, प्रियंका का सबसे ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, इस मुलाकात का क्या मतलब था? सभी को नमस्ते पद्मजा जी। आपका ये क्वेश्चन बहुत डीपली हर्ट किया है मुझे, क्योंकि अगर हमारे नेता जाके इस्कॉन टेम्पल में किसी से मुलाकात करें तो आपको उसमें राजनीति दिख रही है, ये गलत है। आप देखिए आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहाँ पे इस्कॉन के चीफ को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है सेडिशन चार्जेस पे। उन्होंने कहा है कि इस्कॉन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। क्या इससे आपका खून खोल नहीं रहा? हमारा नहीं खोल रहा। तो अगर इस पर कोई जाकर बात कर ले, हालचाल पूछ ले, उनका पता कर ले कि कहाँ पे प्रोग्रेस हुआ, तो आप विपक्ष से पूछ रही हैं कि हम ये कोई राजनीति कर रहे हैं। आपको भाजपा से पूछना चाहिए, जो हर रोज हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसको एक्चुअली कुछ और आता ही नहीं। उस मुद्दाहीन पार्टी जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो क्यों आज वो खामोश है? क्यों वो बांग्लादेश से कुछ कर नहीं पा रही? जो व्यक्ति यूक्रेन में वॉर रुकवा देते हैं, वो बांग्लादेश से हमारे चीफ को नहीं, हमारे प्रीस्ट को नहीं निकलवा पा रहे, इस्कॉन के प्रीस्ट को नहीं निकलवा पा रहे। वो झूठे केसेस में, आरोपों में वहां पर जेल में है, उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे मणिपुर पे शांत रहते वैसे ही इस्कॉन पर भी शांत है। पर आपको दिख रहा है कि हम राजनीति कर रहे हैं क्योंकि हम जाके उनसे बात कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। तो ये सवाल बेहद ही दुख देने वाला है। हिंदू हित की आप बात करते हैं, कुछ कर क्यों नहीं पा रहे बांग्लादेश पे? सिद्धार्थ यादव, देखिए अभी प्रियंका कक्कड़ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मौन है। मैं कहता हूं हमें गर्व है कि ये 2024 का भारत है, क्योंकि इसी भारत के प्रधानमंत्री ने, वो प्रधानमंत्री हैं जब बोले। आज से पहले कौन बोला था? 1985 के अटैक पे कौन बोला था? 83 के ब्लैक जुलाई राइट्स पे कौन सी हमारी सरकार ने स्टेटमेंट दी थी? 2010 में मलेशिया में हिंदुओं पर हमला हुआ, 30 हिंदुओं को मार दिया गया, कौन सी सरकार बोली थी? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका नेतृत्व है। विकसित भारत का स्वप्न देखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बोल भी रहे हैं, जिनकी सरकार भी नोट ले रही है, जिनकी सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से उसको काम भी करने की बात करिए, और आप उपहास उड़ाते हैं।
कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में जहां दोनों देश कहते हैं कि इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल, आप उसका उपहास बनाना चाहते हैं कि नहीं भारत तो ऐसा रोल कोई नहीं प्ले कर सकता, यार ये तो वहां रोल प्ले कर सकते हैं तो बांग्लादेश में क्यों नहीं करना चाहते? ये पहली बात। दूसरी बात पद्मजा जी, इनको भी प्रियंका जी से पूछिएगा, इनमें भी मुलाकात करके आए, जो बांग्लादेश में हो रहा है, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, इनके बारे में आप दिल्ली के चुनाव में कहीं तो बोलिएगा, जाफराबाद में बोलिएगा, सीलमपुर में बोलिएगा, जामिया नगर में बोलिएगा, ओखला में बोलिएगा। आप वहां चुप रहते हैं, आप देश में बहुत सिलेक्टिव अपना आउटरोच दिखाते हैं क्योंकि आप उन पार्टियों में से हिस्सा हैं जिनको वोट बैंक की चिंता है। ना हमारी पार्टी को ना हमारी सरकार को वोट बैंक की चिंता नहीं है। ये देश में ये ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों की बात है। अगर हमारे पड़ोसी देश में माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होगा तो जो कड़ा रुख हमारी सरकार ने लिया है वैसा ही रुख हम लेते रहेंगे। आपके लिए हो सकता है सेलेक्टिव होगा, हमारे लिए नहीं है। क्या बोलना है सिद्धार्थ जी? अगर आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, अगर कुछ भी गलत है तो लॉ एंड ऑर्डर किसके तहत आता है? पूरे देश में आप एक फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं, सिर्फ नफरत फैलाते हैं आप पूरे देश में। आप मुद्दाहीन पार्टी हैं, आपके पास और कुछ है ही नहीं बोलने को। मैं आपसे जो आपने मुझे बात की यूक्रेन के लिए, आप अपने स्पोक्स पर्सन का फॉरेन मिनिस्ट्री के उठाकर देखिए। सर मुझे पूरी करने दीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं की। आप अपने स्पोक्स पर्सन का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बयान उठाकर देखिए, उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि कोई वॉर नहीं रुकवाई थी मोदी जी ने। तो आप हमें मत कहिए, हम कोई फॉल्स नैरेटिव नहीं फैला रहे। आप अपना झूठ प्रचार ठीक से नहीं कर पाते और पकड़े जा रहे हैं, तो उस पर आप मुझे ब्लेम मत कीजिए। जहां तक बात है, आप ये तू मैं छोड़ दीजिए। आप तो हिंदू हित के लिए खड़े होते हैं ना हमेशा, आप तो यही दिखाते हैं। तो क्यों नहीं आप अब तक कुछ कर पा रहे कि इस्कॉन को वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जा रहा है? दिखाइए मुझे क्या बयान है प्रधानमंत्री मोदी का इस बारे में, दिखाइए क्या बोला उन्होंने, बताइए उन्होंने क्या किया अब तक। एक स्टेटमेंट इशू कर देना एमईए के जरिए, क्या ये इनफ है? एमईए ने तो ये भी कहा था आप यूक्रेन में कुछ नहीं किए, तो आप बता दीजिए। आप किस तरफ प्रियंका जी, सिर्फ एक स्टेटमेंट एमईए के जरिए नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने बात की है मोहम्मद यूनुस से और जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के मैंने अपना कंसर्न भी उन तक कन्वे कर दिया है। अमित शाह ने भी ट्वीट करके ये बताया था कि हमने एक खास समिति का गठन किया है भारत के अंदर गृह मंत्रालय में, जो कि नजर रखेगी कि क्या कुछ बांग्लादेश पे चल रहा है और वहां हिंदुओं के हित की रक्षा पर भी नजर रखेगी। तो ये सब सरकार ने पिछले 4 महीनों में किया है। और जहां तक राजनीति का सवाल है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि अब जो बयान आ रहे हैं पिछले 4 महीने तक नहीं आए। 2 दिन पुराना इंसिडेंट हुआ है, बांग्लादेश कह रही है हमारे अंदरूनी मामलों में दखल मत कीजिए। नहीं, पर प्रियंका जी पिछले 4 महीने से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। मत दीजिए, सख्त रवैया अपना रही है इंडिया के खिलाफ। जी, आपको याद होगा 5 अगस्त के बाद से ही उनके घरों पर, उनके मंदिरों पर हमला हुआ था। मैं बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आज जो मुलाकात हुई है वो अगस्त में भी हो सकती थी, आज जो कंसर्न जताया जा रहा है वो अगस्त में भी हो सकता था। क्या फर्क इतना है कि उस वक्त चुनाव नजदीक थे 2 राज्यों में और कुछ उपचुनाव, और अब वो चुनाव के नतीजे आ चुके हैं? इतनी देरी क्यों हो गई इन मुलाकातों में और इन बयानों में? नहीं देखिए, मैं फिर से पद्मजा जी, ये छोटी बात नहीं है कि इस्कॉन जो एक प्रतीक है ह्यूमैनिटी का, एक प्रतीक है मानवता का, एक प्रतीक है लव एंड पीस फैलाने का, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जा रहा है। आप रादर देन क्वेश्चनिंग द टाइमिंग ऑफ विपक्ष, प्लीज स्टैंड विद द राइट पीपल एट दिस टाइम। आप ये देखिए ना कि कैसे भाजपा अगर अब क्यों भाजपा ने क्यों अभी गठित की, जो उन्होंने बैठक बुलाई आप बता रही है क्यों की? अगर अभी की तो क्योंकि नहीं, बैठक अभी नहीं बुलाई है, तो सब कुछ ये जो समिति गठित हुई थी अगस्त में ही हो गई थी। जो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया था वो अगस्त में ही आ गया था, जो फोन पे बातचीत की थी वो अगस्त में ही हो गई थी। हाँ, तो मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि इस्कॉन के ऊपर क्या किया उन्होंने, इस्कॉन के ऊपर कुछ बोले वो, क्या उनको ये बड़ा मुद्दा नहीं लगता? ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ यादव। उन्होंने फिर मैं बाकी लोगों को भी चर्चा में लाना चाहती हूँ। मैं बाकी लोगों को चर्चा में लाना चाहती हूँ। वीएन दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय शंकर तिवारी भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हिंसा तो नहीं रोक पाए ना, इतना कुछ आपने बोल दिया सिद्धार्थ यादव। 30 सेकंड। हाँ पद्मजा जी, मैं बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। अभी ककड़ जी ने कहा कि हमने तो ये तो हिंदू हृदय सम्राट बनने की बात करते हैं, हिंदू हित की बात करते हैं। अरे हिंदू हित नहीं, मानवीय हित के लिए कह लो। राइट पर्सन नहीं है, ये राइट टाइमिंग की बात है।
3 महीने से आप चुप थे, आप नहीं बोल पा रहे, आपके मुंह में दही जमा हुआ था, क्योंकि जो भी आप करते हैं वो भारत के हिसाब से नहीं करते हैं, आप अपने वोट बैंक के हिसाब से करते हैं। जो भी आप करते हैं वो मानवीय अधिकार के हिसाब से नहीं करते। आप ये देखते हैं कि चुनाव में नफा नुकसान किस चीज का होगा। ये बात है प्रियंका जी, अगर आप इस बात को जानती हैं और जानते हुए अनजाना करती है तो अलग बात है। और दूसरी बात, मैं पद्मजा जी आपके शो पर एक ऑब्जेक्शन देना चाहता हूं। रशिया ने कहा, यूक्रेन ने कहा, दोनों देशों की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमें भारत में विश्वास है कि भारत इस युद्ध में मध्यस्थता कर सकता है। प्रियंका जी और उनकी पार्टी भारत से इतनी नफरत क्यों करती है कि यहां बैठ करके कह रही हैं कि नहीं नहीं, अरे आपने तो वॉर रुकवाई थी, नहीं रुकवाई थी, मजाक बनाना चाहते हैं आप। 2 देश कह रहे हैं कि हमें भारत पर विश्वास है, पर आपको नहीं है। आपके विश्वास से भारत नहीं चल रहा, भारत अपने आत्मविश्वास के साथ चल रहा है, क्योंकि यह भारत 21वीं सदी का भारत है। प्रियंका जी, अब भी रुकवा आप लोग दो। के हाथ में होता तो न जाने क्या होता। ठीक है वीएन दास जी, अब आप मजाक ही बनाइए, आप मजाक बनाइए प्रियंका जी, क्योंकि आप लोग को आनंद आता है इस चीज में। मैं फिर से ऑब्जेक्ट करता हूं, एक युवा होने के नाते आप लोग देश का मजाक बनाना छोड़ दीजिए। आप कुछ 2 कर नहीं देश पा कह रहे रहे तो हैं, आपको ऐसा आप लग देश रहा का है। मजाक क्यों बना रहे हैं? सिद्धार्थ जी, बहुत कुछ हो पा रहा है, बहुत कुछ हो पा रहा है प्रियंका जी। अरे बहुत सिद्धार्थ कुछ हो जी, पा रहा है। मजाक कहाँ ऐसे बनाया? नहीं चलिए है, बताइए, ऐसे कैसे नहीं है मजाक कि बनाया? भारत के हेड ऑफ स्टेट, आपके अकेले हेड ऑफ MBA स्टेट ने है ये दुनिया के अंदर, जो रशिया में भी statement जाकर दिया के था। पुतिन से भी मिल सकते हैं और यूक्रेन में जाकर के जेलेंस्की से भी मिल सकते हैं। ठीक है। दिखाइए क्या ये यूएस के अभी राष्ट्रपति कर पा रहे हैं? वापस बांग्लादेश पे लाते हैं, अभी सारे फोकस head of वापस states बांग्लादेश मिल पे सकते लेकर के आते हैं। नहीं, वीएन यहाँ दास पे जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई बात ठीक है वीएन दास जी, अब जो बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने थोड़ा सा एक राहत की खबर दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस्कॉन के ऊपर कोई बैन लगाने की जरूरत नहीं है, पर जहां तक इस्कॉन के भविष्य का सवाल है, बांग्लादेश में कैसे आपकी गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी? वास्तव में जो भी घटना हो रही है, सबसे बड़ा दुखद इस बात का है कि इस्कॉन जो कि अपने 1000 केंद्रों के माध्यम से पूरे विश्व में सेवा, शांति और भाईचारा का प्रचार प्रसार कर रहा है, ये दुनिया देख रही है। जब भी कोई विपत्ति धरती पर पड़ता है, भूकंप आता है, कोई बात होती है, इस्कॉन आगे बढ़ता है, भंडारा करता है, प्रसाद खिलाता है, सेवा करता है समाज का। लेकिन उसको आतंकवादी कहना या कट्टरवाद कहना, ये बेहद दुखद है हम सब के लिए, क्योंकि इस पर हम विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये कितना गलत है कि आतंकवादी का वेशभूषा यही होता है, कट्टरपंथी ऐसे होते हैं। लेकिन नहीं, 50 साल से इस्कॉन बांग्लादेश में प्रचार कर रहा है। जब कोविड आया था तो पूरे वर्ल्ड ने देखा था किस तरह से इस्कॉन ने दिल्ली में, बांग्लादेश में हर जगह लोगों को खाना खिला रहा था। अब खिला रहे थे हम लोग, 5 लाख तो दिल्ली में लोगों को खिला रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिल करके। अब बांग्लादेश में भी आप सोचिए कि बांग्लादेश में कोविड के समय हमारा इस्कॉन सबको प्रसाद खिला रहा था, भंडारा कर रहा था, और जिस भक्त ने भंडारा किया था उसी को मार डाला था। यानी हद हो गई, मानवता की हद हो गई है। इसीलिए जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, जो भी इंसान है, ये कैसे सहन कर सकता है कि बिना कारण हम किसी को कट्टरपंथी कहें, आतंकवादी कहें। ये बड़ा दुखद है सबके लिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, इंसान हम मानवता होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत दुखद है। आपको लगता है कि पूरे देश में जिस तरीके से एक सुर में आवाज उठनी चाहिए थी हिंदुओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए, उस तरीके से नहीं उठी है पिछले 4 महीनों में? ये तो महसूस किया जा रहा है ना, कि साइलेंट, आप जिस उत्साह के साथ हमारी मीडिया और काफ़ी लोग उत्साह के साथ जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन उत्साह वो चीज़ नहीं दिख रहा है, वो होनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छे संस्था के लिए जो कि पूरे विश्व में भगवद गीता का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे, उसको कट्टरपंथी कहे और आतंकवादी कहे तो वास्तव में सबको ऊपर उठना चाहिए। अब कुछ हैं जो कि ये बात उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को इसलिए भी हो रही है कि स्वामी चिन्मय दास से इस्कॉन बांग्लादेश ने एक दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि जो भी वो कर रहे हैं या बोल रहे हैं उससे इस्कॉन का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा कि यहीं पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। वास्तव में उनको बहुत पहले इस्कॉन ने निकाल दिया था, है ना। उनको स्टेटमेंट एक्स लगाना चाहिए था, लेकिन कहीं जरूर गलती हुई है ना। लेकिन वो बहुत पहले, ये तो अब बाद में कहना शुरू किया है, ये पहले निकाल दिए गए थे। इसीलिए हम लोग उन पर ज़्यादा
फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है कि जो आतंकवाद कह रहे हैं, कट्टरवाद, हम उसी बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, पर स्वामी जी मैं सवाल इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि इस वक्त चिन्मय दास जो हैं वो हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं जिससे ये बात उजागर हो रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार किस तरीके से किया जा रहा है। ऐसे वक्त पे उनसे दूरी बना लेना, कम से कम इस्कॉन ये तो कर सकता था कि कहे कि हाँ वो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो भी वो बात कर रहे हैं हम उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर उनका साथ छोड़ देना उनको ज्यादा खतरे में नहीं डाल देगा? इस्कॉन, मैं समझ क्या कि इस्कॉन जो है दूरी नहीं बना, दूरी बनाने का मतलब थोड़ी कि वो वास्तव में जब उनको निकाल दिया गया था तो वो जो है सनातन हिंदू जागरण मंच से जुड़ करके वो काम करने लगे। तो काम करें, अच्छी बात है कि उन्होंने भी हिंदू समाज के लिए अपनी आवाज़ उठाई है और इस्कॉन को उठाई है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब इस्कॉन पर जो अटैक हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, हिंदू जागरण मंच से अपनी आवाज़ उठाई प्रभु जी ने, और उठाना भी चाहिए और सबको मिलकर करना चाहिए। लेकिन इस्कॉन का नाम कि चिन्मय कृष्ण इस्कॉन के हैं वो सही नहीं था। बिल्कुल, इस्कॉन के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरीके से नारे लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पर क्या आप स्वामी चिन्मय दास की भी मदद करेंगे? जिस तरीके से उन्हें जेल में डाला गया है, जिस तरीके से उनको बेल नहीं दी गई है, क्या संगठन के तौर पर? देखो वो सारा जी वो तो पूरा हिंदू समाज करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? हिंदू समाज जुड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। वो हिंदू समाज की उन्होंने आवाज़ उठाई है, हम लोग भी उठा रहे हैं। लेकिन समस्या है, आशा यही है कि जो वर्तमान सरकार है बांग्लादेश की, उससे हम आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके संज्ञान लें और भविष्य में अब चाहे इस्कॉन के भक्त हों, चाहे हिंदू जागरण मंच के भक्त, हिंदू समाज में कि सबकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करना चाहिए। जो बीत गया, लेकिन अब भविष्य में नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ हो गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भविष्य नहीं होना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम बांग्लादेश की सरकार से ही आशा करते हैं कि शीघ्र जो है इसका संज्ञान लें, ताकि भविष्य जो है हमारे जितने हिंदू समाज के लोग हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करें। और बिल्कुल इसके लिए प्रेशर, इसके लिए लगातार दबाव भी बनाना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ सरकारों को, पर कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति अपनी आवाज़ सबको इसके खिलाफ उठानी चाहिए। वीएन दास जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय शंकर तिवारी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जहाँ तक बात है राजनीति की, अब सारी पार्टियां कह रही है कि ठीक है थोड़ा वक्त लगा है इसमें, पर अब हम सबको एकजुट होकर के बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए और भारत सरकार को और ज्यादा प्रेशर बनाना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या कहेंगे आप? पद्मजा, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। देश के साथ में, हिंदुओं के साथ में और बांग्लादेश की सरकार के को जताने वाली बात अगर हमारे देश का विपक्ष करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत देर से जागे हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक जो है वो देश के स्वाभिमान और देश से बड़ा है। वोट बैंक न टूट जाए उसके लिए ये नहीं बोल रहे थे। आप एक बात देखिए कि जो अफगानिस्तान में गैर इस्लामिक लोगों के साथ में हुआ उसमें हिंदू भी था, ईसाई भी था। जो पाकिस्तान में हुआ उसमें हिंदू, ईसाई, सिख सब थे। बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ खास तौर से सारा विषय आ रहा है। जब से घटना घटी है तो उनके मंदिर तोड़े गए, उनके घर तोड़े गए। अभी कल ही वहां के एक बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी, जो हिंदू के गुप्ता जी हैं, उनकी हत्या कर दी। और बड़ी बात है कि इस्कॉन के पक्ष में जो वकील बोल रहा था उसकी भी हत्या हो गई। तो ये सारा जो परिदृश्य है, ये देखकर आप ये कह सकते हैं कि वहां के प्रधानमंत्री यूनुस वही काम कर रहे हैं जैसे किसी आतंकी संगठन का मुखिया कर रहा हो। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और नहीं, पर आप जो वोट बैंक का इल्जाम लगा रहे हैं उसमें वोट बैंक की राजनीति कैसी है? क्योंकि आज ममता बनर्जी भी बोली है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो भारत सरकार के पीछे हमेशा खड़े हुए हैं और जो कुछ करना है भारत सरकार को करना है, हम बोल के भी क्या कर लेते हैं। पद्मजा एक दो बातें और रह गई हैं। अंग्रेज बात कर रहे थे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि वहां की प्रधानमंत्री को भारत में रखा क्यों है, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये वो देश है रंगरेज जी कि जिस देश ने तस्लीमा नसरीन को भी रखा था जब उसको निकाला गया था, उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। ये वो देश है जब चाइना में वहां के बौद्धिस्टों पर कहर ढाया गया
और उनको त्रास किया गया, उनका उत्पीड़न हुआ, तो ये वही देश है जिसने बौद्धों को भी अपने देश में शरण दी है। ये देश शरण देती है और वही काम देश ने किया है। मुजिबुर रहमान पर जब इसी प्रकार का आक्रमण हुआ था, जिसने बांग्लादेश बनाया है, तब उस समय भारत की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री चाहते थे कि वो यहाँ पर आए, दुर्भाग्य से वो नहीं ला पाए, और ये सौभाग्य शेख हसीना का कि वो हमारे देश में आ गई है। तो ये प्रश्न उठाना कि उनको क्यों रखा गया है, कैसी सोच है यार आपकी, है? देश में जो घटनाएं घट रही हैं उनकी तुलना आप बांग्लादेश से कर रहे हैं। आप इधर हमास के साथ खड़े हो रहे हैं, इधर हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो रहे हैं, देश के दुनिया भर की आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले लोग के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहां पर जो सरकार है हिंदुओं के साथ में इतना दुर्व्यवहार कर रही है, मार रही है, काट रही है, बलात्कार कर रही है, दुकानें लूट रही है, फैक्ट्रियां लूट रही है, लोगों की हत्याएं कर रही है। इसमें आपको देश की राजनीति सूझ रही है? मैं कहता हूं कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है उस पर क्या चिंता करनी है। आज जैसे प्रियंका भी बोल रही थी, हम कहते देश का सारा विपक्ष, जब देश के बाहर की कोई बात आती है और एक स्वाभिमान की बात आती है तो देश का विपक्ष हो या पक्ष हो साथ खड़ा होना चाहिए। आप देश के अंदर जो राजनीति करना है करिए, ठीक है, जो आरोप लगाना है लगाइए, ये आपकी राजनीति है। लेकिन देश के बाहर इस प्रकार का कोई होता है तो उसमें एक साथ खड़े होंगे तभी देश खड़ा होता है। ठीक है, इससे पहले कि मेहरुद्दीन रंगरेज जवाब दे, गिरीश शर्मा जी, वोट बैंक की राजनीति बार बार घूम के यही बात आती है। जब नसरल्ला मारा जाता है यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, यहाँ पर रैलियां निकलती हैं। जब कुछ और होता है, संभल में कुछ होता है, उसके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। पर बांग्लादेश के बारे में बोलने के लिए इतना टाइम क्यों लग गया? वोट बैंक की राजनीति है। 5 अगस्त को वहाँ से हसीना जी को भगा दिया गया और उसके अगले दिन से ही सत्ता में आई कट्टरपंथी ताकतों ने वहाँ के हिंदुओं पर और दूसरे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मंदिर तोड़े गए, अनेक बातें हुई, और जो देश की जेन्युइन पार्टी हैं, जैसे कि मेरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने इस घटना की निंदा की। अभी मेरी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, मैं ऊपर बैठक से उतर के आया हूं। जस्ट आप अपने सोर्सेस से पता लगा सकती हैं कि अभी हमारी पार्टी ने इस घटना पर प्रस्ताव लिया है। तो सवाल वोट बैंक की राजनीति का नहीं, जो भी पक्ष इस पर आरोप लगा रहा है वो ठीक नहीं है। सवाल यह है कि वहाँ एक पक्ष पर अत्याचार हो रहे हैं, मेजॉरिटी और दक्षिणपंथी ताकतें अत्याचार करा रही हैं और कर रही हैं, और वहाँ की सरकार टुकुर टुकुर देख रही है इन अत्याचारों को। तो हमारे देश का और हमारे देश के अवाम का भी और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि हम मिलकर के आवाज़ उठाएं और बांग्लादेश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये असर डालें, ये प्रभाव जमाएं कि वो इन कामों को बंद करे। इसके लिए मैं समझता हूं बहुत पहले ही सरकार की ओर से पहल हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब पहल हो रही है तो मैं इसका भी स्वागत करता हूं। और मेरा ये सुझाव होगा कि प्रधानमंत्री जी को इस सवाल पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और भारत देश को एक स्वर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठानी चाहिए। विजय शंकर तिवारी, क्या सरकार को पहल करने में देरी हो गई? सीपीआई कह रही है कि देरी हो गई पहल करने में। देखो पद्मजी जी, पहले दिन से सरकार पहल कर रही है, हम देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, ना भाजपा का प्रवक्ता हूं। सिद्धार्थ जी बैठे, उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन देश बांग्लादेश के साथ बातचीत करना हो या तुरंत उनके साथ हो, हम एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हम भी कह सकते हैं कि सरकार वहां काम कर रही है। अभी गिरीश जी बात कर रहे थे, लेकिन मैं कहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का तो मुख्य सोच के आधार पर दुनिया भर में ये चलता है कि अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होना, यानी भारत में वो अल्पसंख्यकों के साथ ही खड़े होते हैं। लेकिन जो घटना बांग्लादेश में हो रही है वहां भी अल्पसंख्यकों के साथ हो रही है, उनके साथ अभी तक गिरीश जी नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी बात की है, आपने अच्छी बात की है, इसीलिए मैं इस सॉफ्ट मूड में आ गया कि आपने अच्छी बात की है। लेकिन और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो भी देश में काम कर रही हैं, जो इस्लाम के साथ खड़ी होती हैं, आतंकवादियों के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी हुई।
वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़ी हुई, वो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़ी, और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों के साथ नहीं खड़ी हुई। भारत में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के रक्षक हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वहां हैं, उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते? गिरीश जी, ये सोच दर्शाती है कि उनका चिंतन क्या है, उनकी सोच क्या है। गिरीश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपसे पूछ रहे हैं वो जी, क्या आप बताएं। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होते हैं, बांग्लादेश में नहीं? मैंने अपनी बात बताई अभी अभी। कल, आज या कल प्रेस को वो हमारा प्रस्ताव जो पारित हुआ है वो भी दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय परिषद में हुआ है जो सर्वोच्च बॉडी है। तो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जब हम इतनी मजबूती से खड़े हैं तो इसमें किसी को शक शुबा होने की जरूरत नहीं। ठीक है सिद्धार्थ यादव, जब सारी विपक्षी पार्टियां अब आप ही के साथ खड़ी है तो ये नैरेटिव क्यों बनाया गया कि ये सिर्फ मुस्लिम पार्टियां हैं और सिर्फ हिंदुओं की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, देखिए हम भी इस्कॉन के बारे में बहुत चिंतित है। सीपीआई कह रही है भाई हमने तो प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस कह रही है हम मार्च निकाल रहे हैं, हम ज्यादा मुखरता से बोल रहे हैं। देखिए पद्मजा जी, गिरीश जी ने जो बात कही मैं उसका स्वागत करता हूं, पर एक बात मुझे समझने में शायद असक्षमता रही होगी और मेरे मन में एक शंका आई तो मैं आपके शो पर उसको कहे बिना नहीं रुक सकता। गिरीश जी को 2 बार बोलने का मौका मिला, दोनों बार में मेरे को पहली बार लगा कि हो सकता है रह गया होगा, वो दूसरी बार में बोलेंगे। उन्होंने वहां के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक ये शब्द उन्होंने प्रयास किया, उनने उपयोग किया। उनने कट्टरपंथ कहा और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज। क्या वहां पर बांग्लादेश के अंदर जिस एक समाज पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है, अगर वो अपने मुख से हिंदू शब्द यूज कर देंगे बाल तो कुछ की गलत हो खाल जाएगा? मन निकालिए। अगर हम कह रहे हैं मैंने जो कि हिंदुओं पहले पर हमला हो रहा है तो उसमें क्या गलत होगा? मेरी तथा दूसरे अल्पसंख्यकों पर, मैं गिरीश जी आपके बीच में नहीं बोला, हिंदुओं और मैं तथा एक point दूसरे draw करना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों पर मैं गिरीश जी एक पॉइंट ड्रॉ करना चाहता हूं, और मैं अगर आप आपके भी शो जाकर के पब्लिक रिकॉर्ड में लोग देख सकते हैं आपकी बात और मेरी बात भी देख सकते हैं। मैं जो पद्मजा जी बात कहना चाह रहा हूं, हिंदू कहना इस देश में कम्युनल नहीं है। हिंदू हित की बात करना, हिंदुओं के मानवीय अधिकार की बात करना इस देश में गलत नहीं है। इस वोट बैंक की सोच से बाहर आना पड़ेगा। जो पार्टियां कंडेम भी कर पा रही हैं वो कितनी पार्टियां, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को भी शुरुआत में कहा था कि आप जो बांग्लादेश में हमला हो रहा है हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर, उसकी बात दिल्ली के सीलमपुर में जाकर के भी, आप वहां पे जामिया नगर में जाकर के भी, आप जाकर ओखला के पास भी कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? क्या हिंदुओं की बात करना ये इतनी कमजोर बात हो चुकी है कि इतनी पार्टियां उस पर कोशिश करके भी नहीं सक्सेसफुल हो पाती हैं? ये मेरी बस बात है। पद्मजा जी, आप कह रहे हैं हम अगर सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्रियंका जी, प्रियंका कक्कड़। नहीं, देखिए पद्मजा जी, जब डिबेट शुरू हुई तो आपने मुझे कहा कि ये आपको टूरिज्म टाइप लगा, और ये मुझे कह रहे हैं नहीं, मैंने टूरिज्म का तो शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। सकती ना, एक ही चीज है। नहीं, आई मीन इम्प्लाई तो किया था ना कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो हम इसलिए जा रहे हैं, आपने इम्प्लाई किया था। हाँ, तो आप वो इम्प्लाई कर रही थी और ये कह रहे कि हम हिंदू शब्द भी नहीं बोल पा रहे। हाँ, तो ये इनको सिद्धार्थ जी आपको ये रेटोरिक छोड़ना पड़ेगा। जब आपको दिख रहा है हम सब साथ हैं इस मुद्दे पर, आप एक्शन लीजिए। आप छोड़िए जो अपनी पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम आप हिंदू बन जाते हैं। आप अभी एक्शन लीजिए और हेल्प कीजिए, और हम आपके साथ हैं। आप एक रोड मैप आगे रखिए कि आपका क्या प्लान है। आप बताइए कि आपने क्या किया कि अगर इस्कॉन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक कहा गया, आप बताइए आगे क्या करना है। हम सब आपके साथ हैं क्योंकि आपके पास, आप केंद्र की सरकार हैं, आपके पास सब कुछ पावर है। हम सारी विपक्षियां एक साथ हैं इसमें। आप में आपको कुछ करना, स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। नहीं, पर चुनाव को लेके एक पॉइंटेड सवाल उन्होंने आपसे पूछा कि अगर हिंदुओं के ऊपर मुसलमान कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं, यही बात आप सीलमपुर में या फिर कुछ और इलाकों में जाकर के करेंगे? आज तो आप जाकर के इस्कॉन में मुलाकात करके आए हैं, पर क्या चुनाव के दौरान ये बात आप दोहराएंगे? क्यों नहीं दोहराएंगे? ये तो हम जब जा ही रहे आपके सामने, मतलब ये क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है? आज बात होनी चाहिए कि जहां प्रताड़ना हो रही है हिंदुओं के ऊपर,
उनको हेल्प कैसे कर रहे हैं? ये इवेड कर रहे हैं उसका आंसर देने से और कह रहे हैं पहले बताओ चुनाव में ये बात करोगे कि आपको नहीं। जवाब मिल ये गया कहां से लॉजिकल लग रहा है? प्रियंका कक्कड़ कह रही है हाँ मैं पूछ रही हूँ, हम ये बातें हर जगह करेंगे, पूरी दिल्ली में करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है पद्मजा जी, पर इनका जवाब होता है नहीं, क्योंकि ये तो कहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो भी कर लिया, तो इनकी बात का कितना भरोसा किया जाए? मैंने तो एक एक्सपोज आपके सामने आप क्या कर रहे हो ये बता दो ना। स्ट्रेटेजी है, अब ये कुछ पार्टियों की स्ट्रेटेजी, ये उससे आगे बढ़े, हम तो स्वागत करते हैं। मैं पद्मजा जी आपके शो पे कहता हूं, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। आम आदमी पार्टी थोड़ी सी उसमें न्यूट्रल दिखाने के प्रयास करेगी। हाजी रंगरेज ने आपके शो पे बैठ के कह दिया कि वहां पर तो हो ही नहीं रहा है, और सीपीआई हो सकती है वो कह रही है कि हम प्रस्ताव पारित कर देंगे, पर हम हिंदू नहीं कहेंगे, अल्पसंख्यक है। आपके शो पे एक स्पेक्ट्रम दिख गया, इस स्पेक्ट्रम में और भी हैं, राहुल जी हैं इस कड़ी में आगे जो बोल नहीं सकते। हम तो कहते हैं सबका स्वागत है, आप सब एक साथ आइए, हमारी शुरुआत से ये पहल है। भारत सरकार ने जिन कड़े शब्दों के ऊपर, चाहे फिर वहां की सरकार से बात करना हो, वहां के रिजीम चेंज होने के बाद हेड ऑफ स्टेट से बात करना हो, हमारे हेड ऑफ स्टेट को कम्युनिकेट करना हो, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा वहां पर उनको कॉल अपॉन करना हो, भारत सरकार ने ये सभी जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स में हमारे पास अवेलेबल रेमेडी है, हमने उसको उपयोग में लिया है। अब डिप्लोमेटिक चैनल्स में निश्चित रूप से किसी भी सोवरेन देश के पास कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं पद्मजा जी, पर भारत सरकार अपनी नीयत को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है। आने वाले समय में अगर इन घटनाओं पर रोक लगाने में उनकी सरकार असक्षम होती है, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के आपने तहत क्या जवाब दिया जब ढाका ने कहा कि आप अंदरूनी मामलों में दखल ना दें? कोई बात, अब मैं प्रियंका जी आपके बीच में नहीं बोला था, दो उपलब्ध हमारे पास रेमेडीज होंगे, हम निश्चित रूप से करेंगे, चाहे फिर उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने हो, चाहे फिर हमारे ट्रेड की बात को लेकर के आना हो, वो भारत सरकार अपनी नीयत को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है। पर आज हमारे देश का विपक्ष भी चुनावों के बाद धीरे धीरे जाग रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है। मैं स्वागत करता हूं पद्मजा जी, ये स्वागत योग्य है, ये अच्छे मन से करें, चोरी के मन से ना करें। मेरा तो इतना आपको लगता है कि चुनावी नतीजों का असर है ये, क्योंकि महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है वाला नारा जो है, वोटर्स ने उसको रिएक्ट किया है? पद्मजा जी क्यों ना माना जाए, जब हिंसा अगस्त में भड़की और वहां पर त्राहिमाम हो चुका, मंदिरों को जाकर के लूटा जा रहा था, लोगों को सड़कों पे मारा जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था, ये सब चुप थे। मैं तो भले मन से मान भी लूं कि आज ये लोग मान गए, तो मानना तो पड़ेगा ना कि कुछ तो बात रही होगी कि तब ये चुप थे। आप परिणाम आ चुके हैं, ये जानते हैं कि देश जागा है, ये जानते हैं कि देश कहीं ना कहीं अब सच के साथ, अच्छी चीजों के साथ खड़ा है, वो ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा है, मानवीय अधिकारों के साथ खड़ा है, और वोट बैंक के लिए अब सब कुछ नहीं धकेला जा सकता। तो कुछ ना कुछ मन में जागा है, मैं फिर भी इनका स्वागत करता हूं। मेहरुद्दीन रंगरेज, मैडम जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी और हमारे मोदी जी बात करते हैं, तो आप जब सदन चल रही है अभी फिलहाल में, आप वहाँ नोटिस दे के क्यों नहीं बात करते? बांग्लादेश का नोटिस दे के कि वहाँ पर बात होगी, चर्चा होगी सब संगठनों से और सब जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, मगर ये इस नाम पर, हिंदुओं के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं। मगर जब बात आती है इनकी बात की हक और हकूक़ की, अब माइनॉरिटी के, जब हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो उन्हें भी माइनॉरिटी कहा जाता है, मुसलमान तो नहीं कहा जाता। माइनॉरिटी को तो, माइनॉरिटी के खिलाफ तो पूरे कानून नहीं बन रहे देश में, वो तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बन रहे। तो इस तरीके से अगर ये बातें कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप जो है स्टैंड लीजिए, सारी विपक्षी पार्टियां, हमारी पार्टी भी साथ चलने के लिए तैयार है बांग्लादेश आपके साथ। बताइए कहाँ चल रहा है, कहाँ पे, कौन से ऐसे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बन रहे हैं? मैडम हमारा देश का कानून तो हर किसी के लिए देखिए बनता मैडम, है। CNRC मुसलमानों के खिलाफ वक्फ अमेंडमेंट, अरे मैडम सुनिए, CNRC क्या था? सीए और एनआरसी हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? ये किसके खिलाफ है? ट्रिपल तलाक क्या है? ट्रिपल तलाक क्या है? ये मुसलमानों के, अरे आप मुसलमानों के खिलाफ एक पूरी साजिश कर रहे हैं। भाजपा, हमने, मैडम सुनिए, ट्रिपल तलाक का हम हमेशा से विरोध करते आ रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। सरकार लगातार हमें टारगेट करती है, मुद्दों से भटकाना चाहती है, मुद्दों से। बीजेपी के पास मुद्दे बिल्कुल नहीं है। बीजेपी चाहती है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, नफरत, कहना क्या चाह रहे हो? इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। मतलब अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हिम्मत है तो बांग्लादेश में रुकवाइए। कैसे? आप बताइए कैसे रुकवाया जाए? जुल्म हो रहा है वहां पे जाके रुकवाइए। कैसे रुकवाया जाए? क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? आप बताइए ना कैसे रुकवाया जाए? चढ़ाई कर दे क्या बांग्लादेश? चाहिए वहां पे, आप जाएंगे? मोदी जी को जाना चाहिए, विदेश मंत्री को वहां पर जाना चाहिए, वहां पर बांग्लादेश से बात करनी चाहिए कि वहां पर हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारी सरकारों को स्टैंड लेना चाहिए, मगर सरकार राजनीति करने का मन स्टैंड नहीं ले रही।
पद्मजा जी, बस ये कई बार मैं कहना भगवान को चाहता इतना ही हूं, शुक्रिया अगर करने ये का मन बात हम करता है कहते कि हैं सरकार तो इन इनको लोगों के चुपते हाथ हैं में नहीं है। ये लोग अगर सत्ता में होते तो देश का क्या होता। जो लोग टीवी पे बैठ करके कह रहे हैं कि आपने शेख हसीना को देश में पनाह क्यों दे अरे रखी सर, है, सत्ता अगर में आप बांग्लादेश लोग में ऐसा हो रहा बैठे हैं, जो है हिंदू तो शेख मुसलमान हसीना कर को रहे हैं। जाकर के आप शमशान जाकर के शेख कब्रिस्तान की हसीना बात को करते हैं, ऐसे दरिंदों के 80-20 हाथ की में बात सौंप आप करते हैं दीजिए। सर। अच्छा है, ये शर्म आनी देश का चाहिए सौभाग्य आपको। है और देश का सौभाग्य अच्छा है कि ऐसे लोग ना सत्ता में शर्म हैं, आनी ना चाहिए देश की आपको। जनता इनको सत्ता में आप पहुंचा पूरे दिन रही है। हिंदू मुसलमान और क्योंकि जिस नफरत के प्रकार की अलावा बात- कोई बात नहीं अब रंगरेज करते। साहब अंग्रेज सुन किस लीजिए। प्रकार की बात कर रहे हो? आप हिंदू रंगरेज मुसलमान साहब की नफरत बात के कर रहे अलावा हो? कोई बात नहीं करते सर। मैं रंगरेज साहब, अरे मैं भाई, आपके आप कुतर्कों मुद्दों से- का जवाब आप नहीं क्यों देना भटका रहे हैं मुद्दों चाहता। से? ना ही आप ये बताइए, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पे साथ अत्याचार हो रहा है, आप क्या स्टैंड ले रहे पूरे हैं? दिन आप पूरे क्या दिन करेंगे? जिनकी पार्टी, आप बांग्लादेश अरे की रंगरेज एम्बेसी जी, है, उस पर जो विरोध एक प्रदर्शन करिए। पार्टी अरे आप मैं बांग्लादेश आपकी की पार्टी के एम्बेसी बारे पे में जाके एक-एक करके प्रदर्शन आपको करिए। अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं अरे हो वहां सकता। पे ज्ञापन दीजिए, वहां पर बात करिए। आप क्यों नहीं करना चाहते? आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं हिंदुओं के ऊपर, उनके काम के नहीं लिए नहीं, आप कोई हिंदुओं बात पर मेरा नहीं इनका राजनीति हो जाए तो आप कैसे? बता दीजिए। ये आपको। कहना, अगर भारत की बांग्लादेश के सरकार एम्बेसी ने लगातार अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हमें बहुत चिंता है जो हो रही है बांग्लादेश उसके ऊपर, मोहम्मद यूनुस की सरकार को ये खास ख्याल रखना चाहिए कि ये सारी घटनाएं बंद हो जाएं, ये राजनीति कैसे है? क्या इस चीज पर चिंता जताना राजनीति हो जाता है? ठीक है, 10 सेकंड सिद्धार्थ यादव, फिर विजय शंकर के बाद। मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। हमने अब रंगरेज साहब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। मोदी जी हैं, मोदी जी डायरेक्ट अरे, बात करें। पद्मजा जी, आपको इस डिबेट को मॉडरेट करना पड़ेगा। मोदी जी डायरेक्ट बात करें, सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए एक-एक करके। किसी तरीके की ठीक कोई है, भाईचारा ठीक है, नहीं आपका सवाल है कि हमारी मोदी जी देश को की डायरेक्ट सरकार- बात करनी चाहिए, जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव। हमारी देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे पड़ोसी देश के अंदर हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार के ऊपर बोला, तो ये तो हिंदुओं पर राजनीति है। पर देश में काला कानून, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को सरकार ने संवैधानिक रूप से हटा दिया, कोर्ट ने उसको अपहेड किया। अरे आप कट्टरपंथियों को टीवी पर करने आकर वाले बात मत रंगरेज करिए, जी, ये राजनीति जमीन पर काम करिए ये भाई। राजनीति आप लोग की है। जमीन पर करिए। आप इस देश में एक बड़े अरे वर्ग जाइए को ना हमेशा बांग्लादेश। पिछड़ा रखना चाहते हैं। अरे आप बांग्लादेश कभी भी चले जाइए, मुसलमान आप तो महिलाओं को हमेशा आगे इस नहीं सफर आने में देना रहते चाहते, हैं। क्योंकि आप अरे उनकी बांग्लादेश राजनीति जाइए, करते हैं। रुकवाइए। हम राजनीति नहीं करते, हम अरे सच भाई के साथ जाइए खड़े ना हैं। वहां पर। हम सच की बात करते हैं, इसलिए आप लोग को कष्ट अरे होता है। विदेश मंत्री अगर क्यों आप नहीं गए अभी तक? मुसलमान 4 महिलाओं महीने की से। चिंता करते होते तो अरे ये हद 4 नहीं महीने से होता। विदेश पर मंत्री आप ठीक है, चाहते विजय हैं शंकर कि तिवारी, हो जाए। कहने का आपको मतलब है चिंता कि नहीं है हिंदू बांग्लादेश भाइयों के के बारे बहाने हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बना रही है बीजेपी। नहीं, तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि भारत की सरकार वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए था। और हिंदू पक्ष में वो देश की सरकार है, सब लोग देश की सरकार मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि रंगरेज जैसे जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं ये मायने रखता है, क्योंकि एक पार्टी के ये प्रवक्ता हैं। आज रोहिंग्या भारत में आ रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े होकर उनकी वकालत करते हैं। बांग्लादेशी वहां से आ रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े होकर वकालत करते हैं। रोहिंग्या यहाँ पर भी वही करने लगे हैं जो म्यांमार में करते थे, उसके विपक्ष में कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप तो हम CA कहते हैं के कि द्वारा उसी बांग्लादेश, आप तो सीए के द्वारा बाहर के मुल्कों के लोगों को लाकर यहाँ पे नागरिकता दे रहे हैं। मेरी बात अरे आप क्यों नहीं समझना चाहते? मैं समझना चाहता हूं कि बाहर के विदेशी लोगों को लाकर यहाँ की नागरिकता दे रहे हैं, तो ये कौन सी बात है? अगर हम बस सवाल पूछते हैं तो आपको चिंता है, आपको हम नजर आते हैं, हम आपसे आंखें मिला के बात करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको हम जो है विरोधी नजर आते हैं, आपको हम आतंकी जिहादी नजर आते हैं। बांग्लादेश के अगर हम सुरक्षा के लिए की बात वहाँ करते की हैं और यूनिट सही सरकार इंसाफ की पर बात दबाव करते हैं, बनाना चाहिए। और कौन बनाएगा? पूरा भारत मिलकर बनाना चाहिए, लेकिन इनसे अपेक्षा नहीं है। दबाव क्यों नहीं क्योंकि बनानी ऑलरेडी भारत पहले से ही सरकार? आतंकी अरे भारत सरकार क्यों नहीं बनानी दबाव? और आपको याद होगा जब बर्मा के अंदर हिंसा हो रही थी, म्यांमार में हिंसा हो रही थी, कई ऐसे राज्य थे जिनके मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हम तैयार हैं कि सीमा पार जितने रोहिंग्या हैं वो आकर के हमारे राज्य में बस जाए। आज जब उन्हीं मुख्यमंत्रियों से पूछा जा रहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में आपका क्या विचार है, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई गेंद जो है केंद्र के पाले में है, सारा एक्शन जो लेना है वो केंद्र को ही लेना है। रोहिंग्याओं के मामले में उन्होंने कहा था कि हम खुद बसाने को तैयार हैं, पर बांग्लादेशी हिंदुओं का सारा जो काम है वो केंद्र पर ही होगा। गिरीश जी, आखिरी मौका आपको दे रही हूं। आप पर सवाल उठाया गया है कि प्रस्ताव में क्या आप सिर्फ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लिखेंगे या फिर इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ आप ये प्रस्ताव पारित करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। उस प्रस्ताव में यह भी है कि बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथ सांप्रदायिक दकियानूस ताकतें आ रही हैं, तो उसका एक प्रतिफल ये भी हो सकता है कि हमारे पूर्वी बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ें। पश्चिमी बॉर्डर हमारा पहले से ही सुलग रहा है,
पूर्वी बॉर्डर पर भी आशंका पैदा हो गई है कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ें, इसलिए हमारे प्रस्ताव ने आगाह किया है कि भारत सरकार को इससे चौकस रहना चाहिए और जो हमारे देश के बॉर्डर्स हैं उसके भीतर वहां की जो कट्टरपंथी और दकियानूस ताकतें हैं, आतंकवादी ग्रुप्स भेज करके हमारे देश को अशांत न कर सके। नहीं, वो तो आपने पूरा प्रस्ताव पढ़ के सुना दिया, पर इस्लामिक कट्टरपंथ लिखा है उसमें? एक बात और पद्मजा जी, इस्लामिक कट्टरपंथ लिखा है उसमें? पद्मजा जी प्लीज सर, इस्लामिक कट्टरपंथ लिखा है उसमें? हाँ, कट्टरपंथ लिखा, इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ लिखा है। हाँ, वो अरे बांग्लादेश में कौन सा कट्टरपंथ है? बांग्लादेश में क्या हिंदू अल्पसंख्यक कट्टरपंथी है? वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ है। चलिए, इसी जवाब में सारी राजनीति का सार समझ में आ गया होगा दर्शकों को भी। उम्मीद बस यही है कि अब जाकर के, भले से ही 4 महीने बाद, पर अब जाकर के पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में आवाज उठाएगा। जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, मानवता के खिलाफ है।